अब आ जाते हैं एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन पे। कृषि और सिंचाई लिखो, हेडिंग डालो कृषि और सिंचाई। तब और आपके भारत में देखना अंतर, ठीक है। आज कावेरी जल विवाद पे लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक में मारापीटी चल रही है, आपको कई बार पता होगा, यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन उस समय एग्रीकल्चर और इरिगेशन यानी कृषि और सिंचाई में इन लोगों ने बेहतरीन काम किया था, ठीक है। उस समय की बात कर रहा हूं, ठीक है। रिवर कावेरी में जो है, कावेरी को स्मॉल चैनल्स यानी छोटी छोटी जो है वो नहरों में बांट के पूरी सिंचाई व्यवस्था बना दी थी, ठीक है। जो कावेरी नदी थी उसमें छोटे छोटे उन्होंने क्या किए थे, चैनल्स बना दिए थे, छोटी छोटी नलिकाएं बनाकर उस पानी को पूरे क्षेत्र में, मतलब डेल्टा में, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले उस पानी को खेती के लिए इस्तेमाल कर लिया। सबसे पहला काम तो ये किया, राइट। दूसरा, हमने बहुत बड़े बड़े जो है वो तालाब बनाए, ठीक है, बहुत बड़े तालाब बनाए जो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि जो वर्षा का पानी होता था हम उसको संग्रहित कर लेते थे। तो रेन वाटर को यानी कि वर्षा के जल को हम पूरा का पूरा इस्तेमाल करते थे। पहले हमने नदियों को, आपने सोचा कि हमने नदियों को हटाने के उसी समय चैनल्स बनाने शुरू कर दिए थे, यानी वितरिकाएं बना ली थी जो हमारी खेती के हिसाब से काम आती थी। तीसरा जो सेगमेंट था, आप इस सेगमेंट को देखिए, तमिलनाडु के हिस्से में आज के डेट में 9th सेंचुरी में ये स्लूइस गेट बनाया गया था। बेसिकली ये क्या था, ये वाटर लेवल हमारा कितना जा रहा है ये हमें बताता था, और यहां पर क्या होता था, लोहे और लकड़ी के दरवाजे लगे होते थे जिसके माध्यम से पानी को, जो चैनल्स है वहां पर प्रवेश करा दिया था। मान लो पानी ज्यादा है तो प्रवेश, कम हो रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हमने 9th सेंचुरी में हमने जो है वहां पे सबसे बेस्ट इरिगेशन सिस्टम विद द हेल्प ऑफ पॉन्ड्स एंड विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड चैनल्स, हमने जो है वो नदियों में, कावेरी नदी की वितरिकाओं में हमने पानी को, पहली बात हम ऐसा नहीं कि पानी इस्तेमाल करते थे, पानी हम संग्रहित करते थे। पानी को हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या करते थे उस समय। और साथ ही साथ हमने इस तरह के, आज के समय में आपने बैराज सुने होंगे, इसमें मैकेनिकल गेट्स लगे होते हैं, पानी ज्यादा हो जाता है तो बैराज का गेट खोल देते हैं, पानी बाहर की तरफ निकल जाता है। ये हमने उस समय बना रखे थे 9th सेंचुरी में तमिलनाडु में, ठीक है, ये हमने किया था। आज यही तमिलनाडु है जहां कावेरी के जल विवाद को लेकर आज सारे पॉन्ड सूखते चले जा रहे हैं। पॉन्ड्स को पाट पाट के लोगों ने जो है तालाबों को हटा के वहां जमीनें बना ली हैं, और आज यही कावेरी जल विवाद को लेकर तमिलनाडु कर्नाटक बीच में मारामारी मच रही है। बहुत सा ऐसा क्षेत्र है जो सिंचित नहीं हो पा रहा है, जिसको हम इरिगेशन नहीं दे पा रहे हैं। उस समय हमने इरिगेशन की जबरदस्त व्यवस्था की थी कि वाटर लेवल कितना है, वाटर को डाइवर्ट करने के हमने सिस्टम बना रखे थे, हमने गेट्स बना रखे थे कि जहां पर पानी रुक रहा है उसमें गेट्स के थ्रू पानी को हम पास करा देंगे, और नदियों को चैनल्स के साथ जो है जोड़ दिया था, वितरिकाओं के साथ जोड़ दिया था। क्लियर है, तो ये उस समय का हमारा सेगमेंट हुआ था। तो जब किसी भी राष्ट्र में जब सिंचाई और एग्रीकल्चर प्रॉस्परस होता है तो राष्ट्र में पैसा आना शुरू, क्योंकि एग्रीकल्चर वहां हमारा बेस था, बेस तो हमारा आज भी है, 55% आबादी लगी हुई है जो उस समय के भारत की कुल आबादी से भी ज्यादा है। लेकिन आज भी हम अपने बहुत से क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था ही नहीं दे पा रहे, हम अपने बहुत से क्षेत्रों में हम जो है बहुत ज्यादा जो है वो इरिगेशन फैसिलिटीज ही नहीं डेवलप कर पा रहे। क्लियर है। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की तरफ चलते हैं। अब ये तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्रशासन में क्या होता है, प्रशासन जो होता है वो लोगों के स्थितियों को जो है बहुत ज्यादा डिफाइन करता है। तो चूंकि इरिगेशन, सिंचाई बहुत अच्छा, प्लस का मतलब अच्छा, ठीक है, तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में सारा कर दिया है। तो इरिगेशन यानी सिंचाई बहुत अच्छी थी, सिंचाई व्यवस्था पे बहुत ध्यान दिया, बड़े बड़े तालाब बनवाए, वर्षा के जल को इकट्ठा आज की डेट में नहीं कर पा रही सरकार है। आज की डेट में खाली मारा पीटी चल रही कि कावेरी के पानी को कौन ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर लेता, मारा मारी चल रही। सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, वहां जजमेंट आ गया, कावेरी ट्राइब्यूनल बना दिया गया, वो भयानक मारामारी चल रही है। लेकिन उस समय हमने सिर्फ पानी का इस्तेमाल नहीं किया कि हमने चैनल्स बनाए, हमने पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हमने पानी को वापस संग्रहित करने का भी जुगाड़ किया था। ये था हमें हमारे यहां हमेशा। तो इरिगेशन जब अच्छा था तो एग्रीकल्चर क्या हुआ, अच्छा हो गया। जब सिंचाई व्यवस्था अच्छी थी तो कृषि अच्छा हो गया। अब जरा देखते जाओ समाज और प्रशासन कैसे कार्य कर रहा था। तो इससे क्या हुआ कि जो पीजेंट थे यानी कि जो काश्तकार थे, यानी कि जो कृषक समूह था, वो बहुत ही समृद्ध हो गया। इरिगेशन जब अच्छा होता है, सिंचाई अच्छी होती है, क्योंकि दक्षिण भारत में जो है 12 महीना बहने वाली नदियां मिलती नहीं है, ठीक है, तो वहां पानी की कमी भी हो जाती है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो इरिगेशन अच्छा किया, सिंचाई अच्छी की तो कृषि अच्छी हो गई। कृषि अच्छी हुई तो वहां का जो किसान था वो समृद्ध हो गया। किसान जो समृद्ध हुआ, जो पीजेंट प्रॉस्परस हुए, उनको कहा गया उर। क्या कहा गया, उर कहा गया। यानी समृद्ध किसानों को क्या कहा गया, उर कहा गया। और ऐसे जो उर थे यानी समृद्ध किसानों का जो बड़ा समूह था, उनका जो गांव था, उसको नाडू कहा गया, ठीक है। दिस इज नोन एज नाडू। ग्रुप ऑफ सच विलेजेस, लार्ज यूनिट कॉल नाडू। लिखो, ऐसे समृद्ध किसानों के बड़े ग्रामीण समूहों को, ऐसे समृद्ध किसानों के या उर के बड़े ग्रामीण समूहों को नाडू कहा गया।
नाडु कहा गया। नाडु, जैसे आप तमिलनाडु कहते हो, तो नाडु का मतलब समृद्ध गांवों का समूह, बड़ा समूह, नाडु हो गया। इन नाडु के पास बड़ी पावर थी, ये डिस्पेंसिंग जस्टिस, ये न्याय भी स्थापित करते थे, एंड दे कलेक्ट टैक्सेस, और ये कर भी वसूल सकते थे। जो नाडु थे, इनके पास वहां की ये प्रशासनिक इकाई थी ये बेसिकली, ठीक है। तो ये डिस्पेंसिंग जस्टिस, ये न्याय को भी स्थापित कर सकते थे। अब कपिल भाटी, अब ये उल्टा सीधा मत कहो, नाडु को नाडु के रूप में। नाडु का मतलब होता है गांव का समूह, जैसे आज हमारे यहां पंचायतें हैं, जो ग्राम सभाएं हैं, ब्लॉक्स हैं हमारे, तो समूह के रूप में इस्तेमाल करते हैं नाडु। डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड दे कलेक्ट टैक्सेस, ये जो है वो क्या, टैक्स भी संग्रहित कर सकते थे। लेकिन इन नाडु के साथ जो था कि नाडुओं का प्रशासन संभालता कौन था? नाडु तो क्या हुआ, नाडु इकाई हो गई कि जो रिच गांव थे, उरों का जो समूह है वो नाडु कहलाया। नाडु बेसिकली कंट्रोल बाय द वेल्लल्ला कास्ट, ठीक है। जो अमीर किसान थे वो, उनकी एक कास्ट थी, उनको वेल्लल्ला बोलते थे, ठीक है, वेल्लल्ला, उनके द्वारा नियंत्रित किया जाता था। कंट्रोल बाय वेल्लल्ला कास्ट, यह वेल्लल्ला जाति के द्वारा नियंत्रित किया जाता। नाडु को नियंत्रित कौन करता था? वेल्लल्ला। ये बेसिकली रिच पीजेंट होते, अमीर किसान होते थे, राइट। अच्छा, उस समय के व्यवस्था में कितने प्रकार की लैंड होती थी? याद रखिएगा, कॉर्नवालिस के आने से पहले लैंड की जितनी भी व्यवस्थाएं रही वो राजा के पास होती थी या शासक के पास होती थी, राइट। तो जो टाइप्स ऑफ लैंड था, मतलब ये राज्य, ये जो जमीन होती थी वो खरीदने बेचने की वस्तु नहीं थी, या तो दान में दी जाती थी, उपहार में। ये मुगलों के समय भी व्यवस्था चली है, ठीक है। जब आगे मेडाइवल हम पढ़ेंगे, मुगलों तक ये व्यवस्था चली। अंग्रेजों, कॉर्नवालिस ने आने के बाद इसको खरीदने बेचने और खरीदने की चीज बना दी। तो उस समय लिखो भूमियों के प्रकार, भूमि के प्रकार। पहला है वेल्लन वगई, वेल्लन वगई, वेल्लन वगई, वेल्लन वगई, तो पहली जमीन। लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स, जो गैर ब्राह्मण किसान थे, ब्राह्मणों को बहुत सम्मान और संरक्षण मिला हुआ था, ठीक है। जो गैर ब्राह्मण किसान थे, उनकी जो जमीन थी, उनके स्वामित्व की जो जमीन थी, ब्राह्मण कभी भी स्वामित्व, ये प्रोप्राइटरशिप थी, मतलब ये उनकी स्वामित्व की जमीन थी। उन्होंने किसी भी रूप में राजा से लिया था, सामंतों से किसी भी रूप में इसको लिया था, लेकिन ये ब्राह्मण के पास हमेशा दान की जमीन रहेगी। मैंने कल आपको बताया था ना, ब्राह्मण जमीन खरीद नहीं सकता, वो दान पे रहेगा। वो कुछ अच्छा कर रहा है, राजा के बारे में बात कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है, तो उसके बदले उसको दान मिलेगी। केवल उस समय के समुदाय में, चोल में, केवल वेल्लन वगई एक ऐसा समुदाय था, जमीन जो वेल्लन वगई जमीन थी, वो ऐसी थी जो प्रोप्राइटरशिप जमीन थी, मतलब उसका स्वामित्व जो है गैर ब्राह्मणों के पास हो सकता था, उस तरह के किसानों के पास हो सकता था। अदरवाइज जितनी भी जमीन थी वो सब बेसिकली राजा के हक में आती थी। अगला है ब्रह्मदेय, ब्रह्मदेय भूमि। तो ब्रह्मदेय, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण, तो जो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दी जाती थी, दान में दी जाती थी, वो ब्रह्मदेय कहलाती थी। अगला है शलभोग, शलभोग भूमि। लैंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, ठीक है। ये वो भूमि होती थी जो विद्यालयों को बनाने के लिए दी जाती थी, भूमि जो विद्यालयों को निर्मित करने, विद्यालयों का निर्माण करने के लिए दी जाती थी। अगली भूमि होती थी देवदान, देवदान, देव को दिया जाने वाला दान, यानी ईश्वर को दिया जाने वाला दान। लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, जो मंदिरों को दान में दी जाती थी, मंदिरों को, ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्था को बना सकें। देवदान भूमि, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, मंदिरों को दान दी जाने वाली भूमि। अगला पल्लिच्छंदम, अगला है पल्लिच्छंदम, पल्लिच्छंदम, लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन। ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मण ही बात है वहां पर, हम इसीलिए तो हमने बहुत अलग अलग चीजें हमने देखी हैं। जैन संस्थानों को दान दी जाने वाली भूमि जो है वो पल्लिच्छंदम कहलाती थी। जैन संस्थानों को दी जाने वाली भूमि, दान दी जाने वाली भूमि पल्लिच्छंदम कहलाती थी, पल्लिच्छंदम कहलाती थी। डन। चलो अब क्वेश्चन के कुछ थोड़े से जवाब दे देते हैं, कहां छूट गया था। देखो उर क्या है, ये पीजेंट जो प्रॉस्परस पीजेंट थे उनका समूह उर कहलाता था, ठीक है, दैट इज। और जो वेल्लल्ला है,
कंट्रोल बाय द वेलेल्ला कास्ट, ये जाति है, मतलब ये एक तरह से जमींदार की तरह हो गए थे आगे चलकर, पावरफुल हो गए। राजा की इसकी विशेष अनुकंपा थी, ठीक है। ये गांव में सबसे ताकतवर थे। अभी भी तुम साउथ में जाओगे, कुछ कास्ट जो है वो बहुत ताकतवर हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तो आधुनिक रूप में जो है, जैसे हमारे यहाँ अगर आप देखोगे नॉर्थ में जाओगे तो जैसे ठाकुर समुदाय हो जाता है आगे चलकर, कि ठाकुर है, राजपूत हैं, भूमिहार वर्ड यूज किया था बिहार में मेरे ख्याल से। तो वहां पर वो बहुत पावरफुल डोमिनेट कास्ट हो जाती है, जिसका लैंड है, जिसके पास पावर है, ठीक है, मूछों पे ताव है, ठीक है, तो वो बहुत पावर के साथ जोड़े जाते हैं। अब अगर मैं उत्तर प्रदेश और बिहार को जितना समझ पाता हूं उसके हिसाब से, उसे साउथ में है, ठीक है। उसी तरह जैसे आयंगर, नायडूज, ये सब बड़े पावरफुल जो है कास्ट मानी जाती हैं। रेड्डीज कर्नाटक में, ठीक है। तो ये उर हो गया, प्रॉस्परस पीजेंट्स का जो ग्रुप हो गया वो उर हो गया समूह। ये जो प्रॉस्परस पीजेंट यानी किसानों के गांव जो होते थे वो बड़ी यूनिट हो गई, यानी कि ये क्या होगा, ये किसानों का समूह हो गया। किसानों के समूह से जो गांव का, अमीर गांव का समूह हो गया, वो नाडू कहलाया। और इन नाडूज पे यानी प्रशासनिक व्यवस्था में जो उसको कंट्रोल करते थे वो वेलेल्ला कहलाते। जो अमीर किसान होते थे, ताकतवर किसान होते थे, वो उसको कंट्रोल करते थे। राइट। अगला क्वेश्चन तुमने क्या पूछा, दैट इज क्या था, ये क्वेश्चन क्या था, इनको पीजेंट क्यों कहा जाता था, ठीक है, वाई दे आर नोन एज पीजेंट, ठीक है। तो ये पीजेंट वर्ड हमने क्यों यूज किया, ठीक है, ये भी समझ लो। पीजेंट का मतलब होता था काश्तकार। आगे चलकर हम फार्मर वर्ड यूज करने लगे, जब अंग्रेजों ने, फार्मर वर्ड का मतलब हुआ जिस जमीन, जब हमने जमीन को खरीदने बेचने की चीज, मतलब इसमें एक दूसरे को जमीन ट्रांसफर कर सकते हैं। आपकी जमीन का रजिस्ट्री आपने करा लिया, आप किसी को बेच सकते हो, किसी से खरीद सकते हो, तो हम फार्मर वर्ड यूज करते हैं। काश्तकार का मतलब होता है वो जो खेती करता हो, ठीक है, जो खेती कर रहा है वो काश्तकार है। दैट इज, वो हायरार्कियल नहीं था कि फलाने का लड़का, कोई भी व्यक्ति जिसको अपनी आजीविका चलानी हो, खेती अच्छी करने आती है, वो काश्तकार राजा से भूमि लेता था, राजा को उसके बदले टैक्स देता था, एक हिस्सा जो है राजा के पास चला जाता था। ये आगे व्यवस्था हमारी बहुत लंबे समय तक रही। तो उस पर वो जो जोत कर रहा है वो काश्तकार। मान लो जैसे आपने एक पुजारी ने, एक ब्राह्मण ने को दान में जमीन मिल गई, ठीक है, तो गाय से वो दूध निकाल ले रहा है, जमीन का क्या करेगा, वो खेती तो करेगा नहीं। तो वो क्या करता था, आज भी ये व्यवस्था हमारे यहां चलती, पट्टे पर दे देना किसी और को। तो कोई काश्तकार है, जमीन उसकी नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि साहब जो है वो एक ब्राह्मण को बोला कि हम आपकी जमीन पर हम खेती करते हैं, इतना हिस्सा आपका, इतना हिस्सा हमारा, ठीक है। तो जो ये हिस्सा जो ये काश्तकार बोल रहा है वो राजा को टैक्स देगा। ब्राह्मण नहीं मान लो टैक्स दे रहा, लेकिन ये इसको जो है टैक्स देगा। तो काश्तकार का मतलब होता है जो उस जमीन पर जोते बोए, वो काश्तकार हो गया। डन। अगली एक यूनिट होती थी नगरम, लिखो नगरम। ये बेसिकली एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, जैसे हमारे यहां आजकल फिक्की है, एसोचैम है, आज की डेट में हम लोग यूज करते हैं ना, ट्रेडर्स का अपना ग्रुप होता है, व्यापारी संघ होता है। तो नगरम वाज द एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, ठीक है, लिखो ये व्यापारियों का संघ होता था। राजा बहुत ही डिफरेंट सोर्सेस से टैक्स लिया करता था। राजा के पास बहुत डिफरेंट सोर्सेस थे टैक्सेस के, पहले भी तुम्हें बताया है, वो व्यवस्था यहां पर भी चलती रही। लिखना चाहो तो लिख लो, टैक्स कलेक्ट टू किंग, लिखो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, लिखो राजस्व के स्रोत, पॉइंट्स लिख लो। तो जो लोग दान में भूमि प्राप्त करते थे, राजा भी उनसे जो है वो दान लेता था, टैक्स नहीं लेता था, लेकिन रेवेन्यू था उसका। तो जैसे मान लो राजा ने गाय दान में दे दी, तो गाय में दान में देने का मकसद क्या था, एक तो मान लो जो ब्राह्मण वर्ग है वो भिक्षा पे अपना काम चला रहा है, अपना जो है वो मांग के काम चला रहा है, उसका काम उन्नति करना है। दूसरा, राजा भी चाहता था, उस समय जो एग्रीकल्चर और पशुधन था वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा था। तो राजा तो सारे पशुओं का ध्यान नहीं रख सकता ना, तो क्या हुआ, जनता में बांट देता था। वो लोग जो मतलब जो जानवर थे उनको वो पूज्य मानते थे, इनकी जो सेवा कर सकते थे, तो राजा उनको बांट देता था। इसके बदले राजा क्या प्राप्त करता था, राजा को भी तो अपना खर्चा चलाना था। तो जो उसका मान लो दूध है, घी है, तो उनसे वो सिक्के या उनसे पैसे नहीं लेता था, तो वो उनसे क्या होता, ट्रिब्यूट्स लेता था, ठीक है। उपहार, आपने देखा होगा कई कहानियों हमने पढ़ा है कि वो उपहार लेकर आते जाते थे। तो जो कैटल ग्रोवर थे वो उपहार, जैसे मान लो घी भिजवा दिया। याद होगा आप लोगों को कि ये व्यवस्था हमारे यहाँ पूरे देश में चली है। आपको याद होगा कि जो कृष्ण के पालक पिता थे, भगवान श्री कृष्ण के, कंस, जो आपको पता उनके मामा, और ये जो है गोकुल में जब है, तो गोकुल जो था वो कंस यानी मथुरा को जो है, वृंदावन जो है मथुरा को दूध घी सप्लाई किया करता था, ठीक है। ये गोपालकों का जो है वो क्षेत्र था, जो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा इसमें, और ये दूध और घी सप्लाई किया करता था राजमहल में। तो राजमहल में भाई दूध, घी, छाछ, इन सब की बहुत आवश्यकता थी, बहुत ढेर सारे जो लोग थे, राजा रजवाड़े थे।
तो ये गाय प्राप्त करते थे, अपना जो काम निकालते थे, और उसमें जो एक्सेसिव था यानी कि अतिरिक्त जो था वो राजा को दान के रूप में दिया था। तो ये भी एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू था वहां पे, ठीक है। तो कैटल कीपर, पीजेंट्स जो हैं जो दान में प्राप्त करते थे। दूसरा, रेंट बाय लैंड ऑनर्स, जो लैंड ऑनर्स थे, यानी कि ये जो हम देखते हैं दैट इज वेल्लर वगई, जो वेल्लन वगई थे वो बेसिकली वो रेंट दिया, वो जो है वो राजा को रेंट दिया करते थे, या राजा से जो भी भूमि लेता था भूमि का स्वामित्व राजा ही माना जाता था, ठीक है। तो हिरण्यगर्भा जब वो नाम ही पड़ गया तो वो जो गोल्डन वुम से निकला है, तो ये भूमि जो है वो उसकी स्वामी ही, राजा जो था वो इस भूमि का स्वामी ही माना जाता था। उसको भूपति भी कहा जाता था। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भूपति भी कहा जाता, राजा का एक और नाम जो है भूपति है, उसका पर्यायवाची सिनोनिमस इज नोन एज भूपति, यानी वो लैंड का स्वामी है, ठीक है, लैंड का स्वामी है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, राजा का एक और जो है वो किंग का एक और सिनोनिमस भूपति होता है। तो भूपति इसलिए कहा गया कि जिस धरा पर वो है, जहां उसका शासन है, उसका एकत्व तो स्वामी राजा है। अब राजा जिसको भी देना चाहे, रेंट पे, किराए पे देना चाहे, दान में देना चाहे, उसकी अपनी इच्छा है, ठीक है, या उस समय की जो सामाजिक जरूरतें हैं या सामाजिक जो नियम है उसके हिसाब से वो कार्य करता था। तो दान देवादेव भूमि पे वो दान प्राप्त करता था, वो ट्रिब्यूट्स प्राप्त करता था। ट्रिब्यूट का मतलब होता है राजा को समर्पित की जाने वाली वस्तुएं। राजा आराध्य था, राजा पूज्य था, राजा सर्वोपरि था, ठीक है। तो राजा को जो चढ़ाई जाने वाली वस्तुएं थी वो दान के स्वरूप मिलती थी। जिन लोगों ने राजा से रेंट लिया, वो अपना वो जो है वो क्या नाम है, लिखवा नहीं सकते थे अपने नाम पे जमीन, क्योंकि अपने लिखवाएंगे तो अपने पुत्र को उत्तराधिकार देंगे। ये फ्यूडल व्यवस्था वेस्टर्न में थी, हमारे यहां, ये हमारे यहां नहीं थी, ये कॉर्नवालिस ने आकर हमारे यहां किया। तो उसमें क्या होता था कि अब ऐसा नहीं कि काश्तकार, इसीलिए पीजेंट वर्ड आगे चलकर आप विपिन चंद्रा पढ़ते हैं वो भी पीजेंट वर्ड बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं। तो पीजेंट वर्ड का मतलब समझो, यानी काश्तकार था, यानी भूमि पे जुताई कर रहे हैं, गुड़ाई कर रहे हैं, इस जमीन का मालिक राजा है। तो राजा क्या होता है भाई, अगर मान लीजिए मैं आज अच्छी खेती नहीं कर रहा हूं, मुझसे हटा के किसी और को दे देगा वो, राइट। तो रेंट बाय द लैंड ऑनर्स, यानी कि जो भूमि उस पर भूमि अधिपति ले रहे हैं उनसे किराया लेना। रेवेन्यू बाय ट्रेडर्स, व्यापारियों से राजस्व प्राप्त करना, ये बड़ा साउथ में तो बहुत बड़ा सोर्स था, बहुत बड़ा सोर्स था। रेवेन्यू बाय ट्रेडर्स एंड विद द एक्वायरिंग लैंड्स, राजा का काम क्या था, राजा सेना के माध्यम से जाता था, आक्रमण करता था और जमीन जो है कब्जे में ले लेता था और आगे चलकर उसी जो है वो अपने रेवेन्यू में कन्वर्ट कर देता था। तभी तो अपने राज्य को विस्तार करते थे। एक्वायरिंग लैंड्स, भूमि का अधिग्रहण करना। तो इस रेवेन्यू का क्या इस्तेमाल होता था, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में, युद्धों को लड़ने में, ठीक है, शासन व्यवस्था को अच्छा करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, जो भी था, टेंपल, फोर्ट्स, ये सब जो बनाने में इस रेवेन्यू का इस्तेमाल होता था। डन, क्लियर हुआ।